हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस? नमस्ते रामलाल जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ शर्मा जी। कहिए कैसे आना हुआ? आप सब ठीक तो हैं? हाँ, आपकी दोनों लड़कियां अब जब शादी की उम्र की हो गई हैं शर्मा जी, दोनों शादी के लायक हो गई हैं शर्मा जी। आपको अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो मेरे पास दो रिश्ते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। शर्मा जी कहते हैं लड़के स्वभाव के कैसे हैं? रामलाल जी कहते हैं लड़के स्वभाव के बहुत अच्छे हैं। वो बचपन से मैं उनको जानता हूँ और वो मेरी निगरानी में ही बड़े हुए हैं। उनका स्वभाव बिल्कुल अच्छा है, कोई भी व्यसन नहीं है। तो शर्मा जी कहते हैं आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। रामलाल जी बताते हैं कि पर उनका जो दोनों लड़के हैं स्वभाव तो अच्छा है, लेकिन दोनों की एक थोड़ा अमीर है और एक मीडियम क्लास का है। तो शर्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं अपनी पत्नी से बात करके बताता हूँ। रामलाल जी कहते हैं कि ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। शर्मा जी अपनी पत्नी को बताते हैं कि रामलाल जी मिले थे, उनकी नज़र में दो लड़के हैं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक दिक्कत है कि एक थोड़ा ज़्यादा अमीर है और थोड़ा दूसरा मीडियम क्लास का है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं जो अच्छे हों। कोई बात नहीं, हमारी जो छोटी लड़की है उसके लिए जो अमीर लड़का है वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो कुछ काम धाम करती नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है। और जो हमारी छोटी बेटी है छाया, उसके लिए तो कोई भी चलेगा, वो तो सब जगह एडजस्ट कर लेती है और उसको सब काम करना आता है। वो अपना अच्छे से गुजारा करना जानती है। अब उन दोनों की शादी कर दी जाती है दोनों लड़कों से। दोनों की शादी एक ही गांव में होती है। जो बड़ी वाली होती है माया, वो वहाँ जा कर के अपना रौब दिखाती है, गांव वालों से झगड़ा करती रहती है। जिस किसी से हो वो झगड़ पड़ती थी। वो बहुत स्वभाव की तेज़ थी, लेकिन छाया जो थी वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उसने अपना घर संभाल लिया था। वो अपने पति के साथ में खूब मेहनत करती थी और उनको कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन छाया माया के घर जाती है तो माया उसको कहती है आओ दीदी, कैसे आना हुआ तुम तो छाया कहती है कि आने का टाइम नहीं मिलता, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं। अब की बार तो उनकी इतनी मेहनत हो गई है कि अब की बार फसल अच्छी होगी। तो उससे माया चिढ़ जाती है और कहती है कि तुझे पता है दीदी कि तुम्हारी ज़मीन से हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा है, हमारी फसल तुमसे अच्छी होगी। वो कहती है हाँ, हमसे अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि अब की बारी हमने खेतों में बहुत मेहनत की है मेरे पति ने, जिसकी वजह से हमारी फसल पहले की अपेक्षा अब की बार अच्छी होगी। वो वहाँ से फिर कहती है अपनी बहन को कि आओ दीदी बैठो, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे पति मेरे लिए कुछ लाए हैं। और वो एक बॉक्स लेके आती है, उसमें से अपना उसको नेकलेस दिखाती है। कहती है देखो मेरे पति क्या लेके आए, तुम्हारे पति तो कभी लेके आया ही नहीं होगा। तो देखो मेरे को कितना अच्छा घर बार मिला, कितने अच्छे मेरे पति मेरा ख्याल रखते हैं, और तुम्हारे पति ने तो तुम्हें कभी कुछ लेके दिया ही नहीं होगा। वो कहती है कि मेरे पति को तो इन सब बातों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, वो तो मेहनत करने पे लगे रहते हैं खेतों में। उसको छाया को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो फिर अपने घर आ जाती है। एक बारी बहुत बारिश होती है और जो गांव के खेत होते हैं और जो माया के खेत भी होते हैं, फसल सारी खेतों में पड़ी रह जाती है और सारी फसल उससे ख़राब हो जाती है।
लेकिन जो छाया थी वो बहुत मेहनती थी, उसका पति बहुत मेहनत करता था। उन्होंने अपनी फ़सल को बचा लिया था। वो पहले ही अपनी फ़सल उठा कर के बारिश होने से पहले घर ले आए थे, जिससे उनकी सारी फ़सल बच गई थी। अब एक बार माया जब छाया के घर आती है और छाया बैठी होती है, माया आकर देखती है कि ये तो खुश है। कहती है तू तो बहुत खुश हो रही होगी, हमारी फ़सल ख़राब हो गई, तेरी तो बच गई, इसलिए तू बहुत खुश होगी, तुझे तो बहुत खुशी मिल रही होगी मेरी फ़सल ख़राब होने से। तो छाया कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश क्यों होंगी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी फ़सल ख़राब हो गई। वो कहती है और वहाँ से जो होती है लड़ झगड़ के अपनी बहन से अपने घर चली जाती है। और दूसरे दिन एक दिन वो देखती है, जो छाया होती है वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो रोज़ मंदिर जाया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। ऐसे ही ये वो उस दिन भी गई थी, तो माया ने उसको देख लिया। उसने देखा कि ये यहाँ से फूल तोड़ रही है और फिर मंदिर में लेके चढ़ा रही है। उसने सोचा कि ये शायद इसलिए खुश रहती है, इस इसलिए इसकी फ़सल बच गई है कि ये शिव जी की पूजा करती है, मैं भी ऐसा ही करूँगी। अब वो दूसरे दिन से वहाँ जाती है और सारे फूल जो अच्छे अच्छे होते हैं उनको तोड़ लेती है, और बाकी जो फूल होते हैं और जो कलियाँ होती हैं उनको सबको तोड़ के नीचे डाल देती है। ऐसे ही वो अब रोज़ करने लगी थी। छाया वहाँ जाती है, फूल तोड़ने देखती है तो वहाँ फूल ही नहीं थे। वो कहती है ये सब किसने कर दिया है यहाँ पर, तो उसको बहुत बुरा लगता है। अब तभी वहाँ पर एक औरत निकल कर आती है। वो कहती है ये सब तुम्हारी बहन का करा धरा है, वो किसी को कुछ समझती नहीं है और उससे जो अगर उससे कोई कुछ कहता है तो लड़ने लग जाती है। तो छाया वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन दूसरे दिन जब वो औरत उसको छाया को माया को वहाँ पर देखती है तो उसके सामने आ जाती है और उसको कहती है कि तुम इस तरीके से फूल क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो और बाकियों को तो लगे रहने दो, उनको तोड़कर नीचे क्यों बिखेर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चिढ़ जाती है, कहती है तू मुझे नहीं जानती, तू किसको बोल रही है, तू ये नहीं जानती, तेरी औकात है कि तू मेरे सामने कुछ बोले, मैं तो तोड़ूंगी, मैं तो ऐसे ही करूँगी। अब वो औरत कहती है तेरे मुंह लगना तो बेकार है। वो कहती है हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ मत बोल, जो मैं कर रही हूँ तू क्यों बोल रही है बीच में। अब वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक दूसरे दिन माया होती है, वो छाया के पास आती है अपनी मटकी लेकर के, कहती है चलो दीदी पानी भरने के लिए चलते हैं। अब माया माया और छाया दोनों पानी लेने के लिए जाती हैं अपनी अपनी मटकी लेकर के। वहाँ पर उनको एक बुढ़ा आदमी मिल जाता है जो पानी पिलाने को कहता है कि बेटा मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, यहाँ से तालाब बहुत दूर है तो मैं वहाँ से पानी कैसे पी सकता हूँ, नहीं जा पाऊँगा, तो तुम मुझे पानी पिला दो। वो जो माया होती है वो कहती है चल बुड्ढे, तेरे लिए पानी भर कर लाए हैं, इतनी दूर से इतनी मेहनत करके हम पानी ला रहे हैं, तेरे को क्यों दें, तू जाके पी ले। इस तरीके की उससे बातें करती है वो। तो जो छाया होती है वो कहती है कि चुप हो जा, ऐसे क्यों बोल रही है, वो बुजुर्ग आदमी हैं, वो वहाँ पानी पीने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, कैसे जाएंगे, चलो बाबा मैं तुम्हें पानी पिला देती हूँ। जब वो पानी पीते हैं फिर कहते हैं कि बेटा तुम मेरा एक काम कर दोगी। वो कहती है बाबा क्या काम करना है। बाबा कहते हैं कि मेरे जो मटका है उसको तुम भर देती तो मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहती है कि ठीक है, मैं बाबा आपके मटके में अपना पानी पलट देती हूँ और अपने लिए दूसरा पानी ले आती हूँ। अब वो दोनों बहनें बाबा के घर जाती हैं और जो माया होती है वो कहती है देखा, ऐसे होते हैं ये लोग, बातों ही बातों में इसको तुमने उंगली पकड़ाई और ये पूरा हाथ तुम्हारा पकड़ लिया। वो कहती है कि ऐसा मत बोलो, बुजुर्ग आदमी हैं, नहीं जा पाएंगे पानी लेने, कोई बात नहीं, हम इनको पानी भर देते हैं। अब जो छाया होती है माया, दोनों बहनें जब घर में जाती हैं बाबा के साथ में, वहाँ पर देखती हैं लाइन से बाबा के घर में बहुत सारे झोपड़ी में मटके पड़े होते हैं, कोई सोने के, कोई चांदी के, कोई पीतल के, कोई तांबे के, कोई मिट्टी के। तो वो जो कहती है
छाया कहती है कि बाबा किस में पानी डालूं। बाबा कहते हैं जिसमें तुम्हें ठीक लगता है उसमें डाल दो। वो जो बाबा का मिट्टी का मटका होता है उसमें पानी डाल देती है और फिर अपना पानी लेने के लिए दोनों बहनें चली जाती हैं। अब छाया के दिमाग में ये घूम रहा था कि बाबा ने उनको बताया था कि छाया पूछती है बाबा के घर में बाबा को कि बाबा ये जो मटके हैं आपने इतने सारे क्यों रखे हुए हैं। बाबा कहते हैं मुझे मटकों का बहुत शौक़ है तो इसलिए मैंने ये जमा करके रखे हुए हैं, लेकिन ये जो सोने का मटका है इसको उल्टा करेंगे तो इसमें से सोने के सिक्के गिरेंगे, लेकिन ये सब गुप्त है, इसमें दिखाई नहीं देता है। तो वो कहती है कि उसके दिमाग में अब यही चल रहा था कि बाबा ने ऐसा बताया था तो मैं वो मटका कैसे हासिल करूं बाबा से। अब वो बाबा के पास मटका हथियाने की सोचती है। पानी लेके जब घर जाती है उसको रात को नींद ही नहीं आती। सुबह उठ के अपनी बहन के पास आ जाती है और कहती है अपनी बहन को कि दीदी चलो पानी लेने के लिए। उसकी बहन कहती है इतनी सुबह कैसे आ गई तुम, आया अभी रुको थोड़ी देर में चलते हैं। वो कहती है नहीं मुझे और भी काम है, जल्दी चलो। अब दोनों बहनें पानी लेने के लिए जाती हैं। जब वो पानी लेने के लिए जाती हैं तो उसको तो मटका हासिल करना था इसलिए वो आई थी सोने का। अब वो अपनी बहन को कहती है कि दीदी मेरा मटका थोड़ा सा पकड़ लो, थोड़ी दूर लेकर चलो, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठा नहीं पा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आपसे ये मटका ले लूँगी। अब वो लेकर के जब मटके को चलने लगती है उसके भी और अपने भी, तो जो माया होती है वो चुपके से अपनी बहन को धक्का दे देती है जिससे दोनों मटके गिर जाते हैं और फूट जाते हैं। अब वो ये तो चाह ही रही थी, अब वो अपनी बहन के लिए गुस्सा होती है कि तूने मेरे मटके फोड़ दिया, अब मेरे घर में मुझे डांट पड़ेगी, मेरा आदमी भी, मेरा पति भी और मेरी सास भी मुझे गुस्सा होंगे, अब तू मेरे को मटका दे। वो कहती है मैं कहाँ से दूँ, तू तेरी गलती है, तू देख के नहीं चल सकती थी, तूने मुझे, तेरे धक्के से ही तो मैं गिरी हूँ, तूने ही तो नहीं देखा। वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे मटका चाहिए। वो कहती है कि चल मेरे घर में मटका रखे हुए हैं, तू मेरे घर में से मटका ले ले। वो कहती है नहीं मुझे तो अभी चाहिए, यहीं पर चाहिए। फिर थोड़ी देर में कहती है कि चल यहाँ पास में बाबा का घर है, बाबा के घर से ले लेते हैं। बाबा ने कहा था कि जिसको ज़रूरत होगी उसको मैं मटका दे दूँगा, हमें ज़रूरत है, अब बाबा हमें मटका दे देंगे, चल बाबा के घर में। अब वो बाबा के घर जाते हैं और वहाँ से बाबा को जो पूरी बात वो बताते हैं कि हमारा मटका गिर के फूट गया है और हमें मटके की ज़रूरत है। अब जो बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो मटका पसंद है तुम वो उठा लो, वो ले सकते हो। ये सुनते ही जो माया होती है वो सोने का मटका उठा लेती है और छाया चुपचाप खड़ी होती है। बाबा कहते हैं कि छाया तुम भी ले लो कोई मटका जो तुम्हें पसंद हो। वो कहती है कि मेरे घर में मटका रखा हुआ है, मुझे मटके की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें जो पसंद है तुम इनमें से वो एक मटका ले सकती हो। वो मिट्टी का मटका उठा लेती है, कहती है ठीक है। वो मिट्टी का मटका उठाती है और बाबा कहते हैं तुमने मिट्टी का मटका क्यों उठाया, तुम और किसी चीज़ का भी तो मटका उठा सकती थी, चांदी का, किसी और चीज़ का। वो कहती है नहीं बाबा मुझे पानी भरने के लिए मटका चाहिए, तो मुझे मिट्टी का मटका ही ज़रूरत है, मुझे सोने चांदी के मटके की ज़रूरत नहीं है। बाबा खूब खुश होते हैं और कहते हैं जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब वो घर पानी भर के मटके अपना लेके जाते हैं। जब घर में जाते हैं तो वो जो माया होती है वो मटके को उलट पुलट करके अपना देखने लगती है और छाया तो अपना मटका रख देती है, फिर उठाती है। तो जैसे छाया माया मटका उठाती है और उसको टेढ़ा करती है तो उसमें से सोने के जो माया होती है वो अपने मटके को उलट पुलट करके देखती है, लेकिन जो छाया होती है वो मिट्टी के घड़े को उल्टा करती है तो उसमें से सोने के सिक्के गिरते हैं। अब जो माया होती है वो सोचती है बाबा ने तो कहा था कि इसमें से गिरेंगे, जो सोने का मटका है, मिट्टी के मटके में से भी जब गिर रहे हैं तो सोने के मटके में से तो गिरेंगे। वो फटाफट अपने घर जाती है और वहाँ पर अपने मटके को उल्टा करती है, उसमें से देखती है तो कंकड़ पत्थर गिरने लगते हैं। वो फटाफट फिर अपनी बहन के पास आती है और कहती है कि मेरे मटके में से तो पत्थर गिर रहे हैं और तेरे मटके में से तो सोना गिर रहा है।
तो उसकी बहन कहती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो कहती है तू अपना मटका मुझे दे दे। पहले तो छाया जो है मना करती है, फिर वो छाया सोचती है मैं तो क्या करूँ, चलो ये जिद कर रही है तो इसी को दे देती हूँ। छाया उसको मिट्टी का अपना मटका वो दे देती है। जब वो उस मटके को लेकर के घर जाती है माया, फिर उसको उल्टा करती है तो उसमें से फिर कंकर पत्थर निकल के गिरने लगते हैं। माया सोचती है ये सब क्या हो रहा है। वो अपनी बहन के पास आती है और सारा बताती है और फिर कहती है चल बाबा के पास में, बाबा ने मेरे साथ में धोखा किया है। और दोनों बहनें फिर बाबा के पास जाती हैं और बाबा को सारी बात बताती हैं। बाबा कहते हैं कि इसमें मैंने कोई धोखा नहीं किया है, इसमें मैंने कुछ नहीं करा है। वो कहती है कि आपने कहा था कि घड़े में गुप्त धन छिपा है, लेकिन जब मैंने उसको पलटा तो उसमें से सोने चांदी की जगह पत्थर, कंकर पत्थर उसमें से घड़े में से गिरने लगे। तो बाबा कहते हैं, वो कहती है मैंने तुम्हें पानी नहीं दिया, शायद तुमने इसलिए मुझसे झूठ बोला। दरअसल मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारे घड़ों में कर्मों का फल था जो मैंने उनमें ना सोना डाला ना चांदी, मैंने तुम्हारे उसमें ना पत्थर डाले, कुछ नहीं। ये तुम्हारे अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का ही फल है, उसी का ये नतीजा है, वो उसी के रूप में तुम्हें मिला। तो बाबा कहते हैं कि एक बात बताओ माया, जब तुम्हारी बहन घड़ा लेके अपने घर गई, उसने घड़ा उल्टा किया तो उसमें से सोना गिरा, और जब तुमने उसी घड़े को अपने घर में जाके उल्टा किया तो उसमें से कंकर पत्थर गिरे। तो ये सब कर्मों का ही फल है। और तुमने अपनी बहन का घड़ा ले जाकर भी सोना ही मांगा था, लेकिन उसने ऐसे कोई उम्मीद इससे नहीं की थी। माया बहुत निराश हो जाती है और शिव शंकर कहती है मैंने शिव जी की इतनी पूजा की और उन्होंने मुझे ये फल दिया, पूजा करने के बाद भी। तो बाबा कहते हैं कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, और जो कर्म करते हैं उसी के हिसाब से सबको फल मिलता है। और फिर दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं। बूढ़े बाबा और कोई नहीं थे, वो स्वयं शिवजी ही थे जो उनकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर आए थे। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।